डियर स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में जिस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं वो है साहित्यिक चोरी, जिसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। जो साहित्यिक चोरी की बात है, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है। आज जितनी भी शोध हो रहे हैं, वो सारे शोध बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल हैं। तो जब कहीं भी ऐसा दिखाई देता है कि शोध जो है वो उसमें या तो पूरा शोध या उसके कोई हिस्से ऐसे नजर आ रहे हों जिसमें कहीं न कहीं चाहकर या अनभिज्ञता में साहित्य जो है दूसरे का किया गया काम है, उसको कहीं न कहीं अपना काम बताकर दर्शाने की कोशिश की गई है, तो वो प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है आज की तारीख में। जब हम पब्लिक डोमेन में हमारी रिसर्च को पब्लिश करवाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम कहीं भी किसी दूसरे के किए गए काम को, यदि हम अपने काम में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसका प्रॉपर साइटेशन अवश्य दें। प्रॉपर साइटेशन के साथ-साथ में उस काम को एक्नॉलेज करने के साथ-साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हम किस सीमा तक इस तरह से जो ऑलरेडी काम किया हुआ है, हम उसको हमारे शोध में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आज की तारीख में, जब कोई भी शोधार्थी शोध के विषय में सोचता है या कोई भी प्रोफेशनल जब अपनी रिसर्च जो है उसको पब्लिश करने के बारे में सोचता है। ठीक है? तो सबसे पहले हम एक सामान्य बात करते हैं कि प्लेजरिज्म जो है वो क्या होता है? सामान्य भाषा में प्लेजरिज्म क्या होता है? तो प्लेजरिज्म एक अनैतिक कार्य है, अनएथिकल प्रैक्टिस है। ठीक है? और इसमें हम ये देखते हैं कि जब कोई भी रिसर्चर या कोई प्रोफेशनल या कोई यूं कहें कि कोई फैकल्टी मेंबर, ठीक है, वो कोई भी दूसरों के जो काम है उसका इस्तेमाल करे, लेकिन वो उनको कहीं पर भी रिकॉग्नाइज नहीं करे, एक्नॉलेज नहीं करे, तो वो साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आता है। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है ना? अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अदर्स वर्ड्स और आइडियाज विदाउट एक्नॉलेजिंग देम, है ना? ठीक है, अब ये आप जानबूझ के कर रहे हो या आपसे ये एक्सीडेंटली हो गया है ना? बिना चाहे हुआ है, ठीक है? वो भी प्लेजरिज्म में आएगा। एंड मेंशनिंग दीज वर्क एंड आइडियाज एज देयर ओन कंट्रीब्यूशन। और वो क्या करते हैं कि दूसरों के काम को, दूसरों के विचार को, ठीक है, दूसरों की शोध सामग्री को अपना काम दिखाकर प्रस्तुत करते हैं, तो वो साहित्य चोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो इवन इसके अंदर इस बात को भी शामिल किया जाता है कि यदि आप अपना ही काम, ठीक है, जो काम आपके द्वारा किया गया, योर ओन पीस ऑफ वर्क, जब आप उसको भी कहीं काम ले रहे हो, तो ये जरूरी है कि आप उसकी प्रॉपर साइटेशन करो, आप उसका प्रॉपर रेफरेंस दो अपने शोध के अंदर। ठीक है? अ, इसको आज की तारीख में सीरियस एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल ऑफेंस के रूप में देखा जाता है। ठीक है? तो बहुत ही गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है इसको, अकादमिक जगत में बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है इसको। और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, जब हम प्लेजरिज्म की बात करें, एक स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन की बात करें, तो जो स्क्रिबर है वो अपनी साइट पे इस चीज को मेंशन करता है कि प्लेजरिज्म मींस प्रेजेंटिंग समवन एल्सेस वर्क एज योर ओन वर्क। साधारण भाषा में साहित्य चोरी वो है जब आप किसी दूसरे के किए गए काम को अपने स्वयं के काम के रूप में आप अपने काम में दर्शाते हो। ठीक है? In academic writing, plagiarizing involves using words, ideas, or information from a source without including a proper citation. और इसके अंदर हम लेते हैं कि दूसरों के काम या दूसरों के विचार या दूसरों की सूचना को बिना उनके रेफरेंस दिए, बिना साइट किए जब आप इस्तेमाल करते हो,
तो इस तरह की जो एकेडमिक राइटिंग, अकादमिक जो लेख है इस तरह के, वो प्लेजरिज्म के अंतर्गत आते हैं। प्लेजरिज्म कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स एंड इवन प्रोफेशनल्स। ठीक है, यदि कोई प्लेजरिज्म करता है तो उसके कई दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने वो जानबूझकर किया हो और चाहे आपसे वो अनभिज्ञता में हुआ हो, ये बात महत्व नहीं रखती है। लेकिन यदि आप प्लेजरिज्म के दोषी पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई बनती है। ठीक है, और यदि आप ये चाहते हो कि आप साहित्यिक चोरी से बचें, तो निश्चित रूप से आपको दूसरों के काम को जब आप इस्तेमाल करो किसी भी रूप में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनका प्रॉपर साइटेशन दें, है ना? आप उनके बारे में पूरी जानकारी दें कि ये शोध आपने कहाँ से लिया है। ठीक है, जब हम डेफिनेशन देते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्लेजरिज्म की डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। ओआरआई की डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन देखने को मिलती है, कॉलिंस की डिक्शनरी की डेफिनेशन देखने को, और बहुत सारी तरीके से प्लेजरिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। हम यहाँ पर जो तीन बातें कर रहे हैं, ओआरआई जो है, ओआरआई का हम ये देखते हैं कि ओआरआई जब प्लेजरिज्म को डिफाइन करता है तो वो तीन बातों पर विशेष महत्व देता है, और वो तीन बातें हैं एफ एफ पी। ठीक है, तो इनका जो मॉडल है ओआरआई का, वो एफ एफ पी मॉडल कहलाता है। एफ एफ पी का पी मॉडल का मतलब ये हुआ, एक एफ का मतलब हुआ फैब्रिकेशन, दूसरे एफ का मतलब हुआ फाल्सिफिकेशन, और तीन और पी का मतलब हुआ पर्सन्स आइडियाज, प्रोसेस, रिजल्ट एंड और वर्ड्स विदाउट गिविंग अप्रोप्रिएट क्रेडिट। ठीक है, तो ये एफ एफ पी मॉडल जो है, उसमें जो पहली चीज है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब ये होता है, फैब्रिकेट मतलब फॉल्स डिजाइनिंग करना, है ना? तो आप क्या करते हैं, आप जैसे आपने क्या किया, घर बैठे बैठे आपने आंकड़े बना लिए, आपने रिजल्ट बना लिए। ठीक है, और उन सब की कहीं पे जब आप रिकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग है, ठीक है, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या किया आपने, बेसिकली आपने मूल तथ्य जो हैं वो उस लाइन पे है ही नहीं, है ना? और आपने क्या किया, तथ्य बना लिए। ठीक है ना? सूचनाएं बना ली। फाल्सिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो सही सूचना थी, है ना, जो सही तथ्य थे, आपने उनके साथ में छेड़छाड़ की है। यहाँ तो आपने तथ्य बना ही लिए हैं, ठीक है, रिजल्ट भी बना दिए हैं, है ना? यहाँ पे आपने क्या किया कि जो रिसर्च मटेरियल था, इक्विपमेंट है या प्रक्रिया है, आपने कहीं न कहीं उसके अंदर छेड़छाड़ की, ठीक है? और आपने कहीं न कहीं डेटा को बदलने की कोशिश की है ना? रिजल्ट्स को बदलने की कोशिश की है। और यदि आप सही अर्थों में समझें, तो इस तरह के शोध और उनसे आने वाले जो रिजल्ट हैं, वो बेसिकली एक्यूरेट नहीं होते हैं, और वो रिसर्च रिकॉर्ड में आ जाते हैं, जबकि वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इनएक्यूरेट रिसर्च फाइंडिंग्स होती है। ठीक है, तो वो भी प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो भाग है ना, जिसको पी से आइडेंटिफाई किया है, उसका मतलब ये हुआ कि आप किसी व्यक्ति के विचार, या आप किसी व्यक्ति के जो रिसर्च की प्रक्रिया है, या परिणाम है, या उनके शब्द है, ठीक है, उन सब का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, लोगों के काम का इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों के विचारों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप कहीं भी उनको अपने शोध के अंदर उचित जो उनको महत्व मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलनी चाहिए, वो क्रेडिट नहीं दे रहे हो। आप उनको उनके उनके काम को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, आप उनके काम को साइट नहीं कर रहे हो। जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है, वो कैसे डिफाइन करता है, वो कहता है कि प्लेजरिज्म इज प्रेजेंटिंग someone else's work or ideas in your as your own, कि आप दूसरों के काम को या दूसरों के विचार को अपने काम की तरह है, आप अकादमिक लेखन में प्रस्तुत करते हो। ठीक है, और उसके अंदर ये भी कहा है इन्होंने कि विद और विदाउट देयर कंसेंट, है ना, उनकी सहमति या उनकी बिना सहमति। ठीक है, by incorporating it into your work without a full acknowledgement,
आप उसको अपने अपने काम में शामिल कर रहे हो, लेकिन आप कहीं भी उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऑल पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड मटेरियल वेदर इन मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपने कहा मैंने अनपब्लिश्ड वर्क को यूज किया, नहीं, आप उसको भी यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसके भी किन्हीं भागों को अपना कहकर, दूसरे के काम को अपना कहकर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एंड प्लेजरिज्म में भी इनइंटेंशनल और रैकलेस, ठीक है, हो सकता है कि ये अनभिज्ञता में हुआ हो, है ना, और है ना, अनइंटेंशनल हो सकता है, इंटेंशनल हो सकता है, अनभिज्ञ में भी हो सकता है, अनभिज्ञता में भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप पर्पसफुली जानबूझ के आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, और अंडर द रेगुलेशंस फॉर एग्जामिनेशन, इंटेंशनल और रेकलेस प्लेजरिज्म इज अ डिसिप्लिनरी ऑफेंस। तो जब आप जानबूझ के, ठीक है, आप किसी दूसरे के काम को अपना काम बताकर इस्तेमाल करते हो, तो ये फिर बहुत बड़ा ऑफेंस है और इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है। हालांकि जब आप अनभिज्ञता में भी ये काम कर रहे हो, तो भी ये ध्यान रखना कि वो एकेडमिक राइटिंग में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम जब बात करते हैं कॉलिंस की डिक्शनरी की, ये कहते हैं कि प्लेजरिज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग और कॉपीइंग समवन्स एल्स आइडियाज और वर्क एंड प्रेजेंटिंग दैट, है ना, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो योर ओन थॉट, है ना, ठीक है, और कहीं भी आप उसका क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो सारी डेफिनेशंस में एक चीज कॉमन आती है कि ये सब डेफिनेशन ये बात करती है कि आपको अकादमिक लेखन में ईमानदार होना चाहिए, आपको आपको फाल्स डेटा जनरेट नहीं करने चाहिए। ठीक है, आपको जो एक्चुअल डेटा है उनके अंदर मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, आपको रिजल्ट्स जनरेट नहीं करने चाहिए, फाल्स रिजल्ट जनरेट नहीं करने चाहिए, आपको रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए, आपको दूसरों के द्वारा किए गए काम को बिना उनको सूचित किए या सूचित कर कर भी बिना साइटेशन के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिना एक्नॉलेजमेंट के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप ये सब करते हो, तो आप कहीं ना कहीं साहित्यिक चोरी जो है उसमें शामिल हो रहे हो। साहित्यिक चोरी यदि आप करते हो, तो फिर आपके लिए कई तरह के जो अनुशासनात्मक कार्रवाइयां हैं वो संभव हो सकती है। अब देखिए, प्लेजरिज्म यदि किसी भी आदमी को ना कैसे इफेक्ट करता है, उसका दो तरीका है। एक कि एज ए विक्टिम ऑफ दिस, कि आप प्लेजरिज्म के विक्टिम हो सकते हो। विक्टिम होने का मतलब कि ये हुआ कि भाई आपका जो काम है, ठीक है, वो किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया अपने काम के, ठीक है, तो एक तरह से आपके साथ ठगी हो गई, है ना, तो आप प्लेजरिज्म के विक्टिम हो गए। काम आपने किया था और किसी दूसरे ने आपके काम का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप कल्प्रिट होते हो, दोषी होते हो, कब? जब दूसरे के काम का आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो दो डायमेंशन है साहित्यिक चोरी के। एक कि जिससे जिससे मैं कहीं ना कहीं शोषित हूँ, अर्थात मेरा काम बिना मुझे क्रेडिट दिए दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा वो कि भाई मैंने किसी दूसरे का काम इस्तेमाल किया है, तो मैं दोषी हूँ। ठीक है, अर्थात अर्थात मैंने मैंने साहित्यिक चोरी की है। हो सकता है कि वो इंटेंशनल हो, जानबूझ के की गई हो, ठीक है, और हो सकता है वो अनइंटेंशनल हो, अर्थात उसमें कहीं भी मेरा ध्येय नहीं हो कि मैं प्लेजरिज्म या साहित्यिक चोरी करूं। देखिए, इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लेजरिज्म की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम अकादमिक दुनिया की बात करें, है ना, तो इसमें ये हो सकता है कि आपकी अकादमिक जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, ठीक है, वो रुक सकती है, आपकी अकादमिक उन्नति को विराम लग सकता है ना, वो कुप्रभावित हो सकती है, तो इम्पेयरिंग योर एकेडमिक दिस प्रोग्रेस। दूसरा है लॉस ऑफ रिसर्च फंडिंग, है ना, आपको शोध के लिए बहुत सारी जगह से अनुदान मिलता है। यदि आप प्लेजरिज्म के शिकार पाए जाते हो, तो आपका अनुदान रोका जा सकता है। और बहुत सारी बार
ये होता है कि आपको अनुदान लौटाना भी पड़ सकता है। ठीक है, जो रिसर्च फंडिंग आपको मिली वो लौटानी भी पड़ सकती है। ठीक है, और एक बहुत कॉमन बात है कि इट हैम्पर्स योर पोजीशन। ये आपका जो अकादमिक दुनिया में आपका जो स्तर है उसको ये गिराता है। आपकी जो इमेज है, ठीक है, वो खराब होती है। जब हम पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर बात करें तो प्लेजरिज्म, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है, सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, चाहे आप चाहे रिसर्चर हो, आप चाहे चाहे आप प्रोफेसर हो, चाहे आप रिसर्च स्कॉलर हो, और चाहे आप कोई और प्रोफेशनल में हो। ठीक है, प्लेजरिज्म यदि आप करते हो तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर इसके लिए जिम्मेदार हो, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो निश्चित रूप से बनते हैं। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं कि भाई आपकी आपकी जो जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है, जो व्यावसायिक दर्जा है आपका, ठीक है, वो खराब हो सकता है ना। आपकी आपकी नौकरी जा सकती है, लॉस ऑफ जॉब हो सकता है, और आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो साख है, ठीक है, वो खराब हो सकती है। हम तीसरा डायमेंशन देखते हैं कि आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लीगल रिपरकेशंस होते हैं। लीगल रिपरकेशंस कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के दायरे में होते हैं, है ना, कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। ठीक है, और उसमें ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। इतना तक हो सकता है कि आपको जेल हो, और ये भी हो सकता है कि आपको आपको किसी रूप में बड़े जो फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं उनका सामना करना पड़े, है ना, आपके ऊपर फाइन लगे, है ना। तो ये इस तरह से हम प्लेजरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। ठीक है, तो किस तरह प्लेजरिज्म चेक किया जा सकता है, कैसे हम प्लेजरिज्म चेक करें? ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो प्लेजरिज्म डिटेक्टर है या ऑनलाइन जो प्लेजरिज्म चेकर्स हैं, उनका महत्व बढ़ जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, ये जो कॉपीड मटेरियल है, ठीक है ना, वो इवन ये जो 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 पैराफ्रेजिंग चेंज करके जो चीजें डाली जाती है शोध में, उन सब को आइडेंटिफाई किया जा सकता है एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स के द्वारा, है ना। उरकुंड और टर्न इट इन, ये काफी इस्तेमाल किए जाते हैं इस काम के लिए। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर उनकी हम बात करेंगे, लिस्टिंग की बात करेंगे। और उरकुंड और टर्न इट इन, ये हम पहले ही यहाँ पर दे चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटी प्लेजरिज्म चेक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट्स ऑफ द प्लेजरिज्म रिपोर्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। ये भी जरूरी है कि आप ये समझ सको कि आपने जब कोई भी शोध का साहित्यिक चोरी का स्तर आपने जांचने की कोशिश की, तो उसमें एक रिपोर्ट देता है, एक सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको एक रिपोर्ट देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, और उसमें यूनिक और कॉपीड मटेरियल जो है उसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है ना। And if the level of similarity index is high, यदि बहुत ज्यादा समरूपता मिलती है दूसरों के काम से, ठीक है, क्योंकि एक लेवल तक वो एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे ज्यादातर जो विश्वविद्यालय हैं वो अपने जो स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स के जो शोध होते हैं उसमें जनरली 10% तक अलाउ करते हैं कि 10% तक का जो मटेरियल है पूरी शोध का, वो हो सकता है कि आपका प्रीवियस जो काम किए गए हैं उनसे मेल खाता हो, अर्थात उनसे उसकी जो 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 सिमिलरिटी इंडेक्स है उसके अंदर यदि 10% का लेवल आ रहा है, तब तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशन शोध को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यदि वो उससे ऊपर आ रहा है तो यू हैव टू रीवर्क ऑन कंटेंट, आपको कंटेंट के ऊपर दोबारा काम करना होता है। बहुत सारे प्लेजरिज्म चेकर्स हैं मार्केट में, ठीक है, उसमें से कुछ के नाम है, जैसे ग्रामरली है, जैसे दो तो हमने देखे, उरकुंड और टर्न इट इन, ये तो हमने पहले ही पिछले स्लाइड में देखे हैं। ग्रामरली है, प्रो राइटिंग एड है, वाइट स्मोक है, देन दिस डुप्ली चेकर है,
plagiarismcheck.org है, देन क्विटेक्स्ट है, देन स्मॉल SEO टूल्स हैं, देन कॉपीलीक्स है, देन checkforplagiarism.net है, देन प्लेजियम है, देन वर्डप्रेस प्लगइन है, देन प्लेजरिज्म चेकर है, देन कॉपीस्केप है, DMCA स्कैन है, डस्टबॉल है, वेबकॉन्फ टूल है, देन प्लग ट्रैकर है, वाइपर है, प्लेजरिज्मा है, और यूनिचेक है, और इतने ही नहीं और भी बहुत सारे हैं जिनके आधार पर आप जिनका इस्तेमाल करके आप अपने अकादमिक लेखन का साहित्यिक चोरी का स्तर आप पता कर सकते हो, प्लेजरिज्म का स्तर आप पता कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, जब आप आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग करते हो, बहुत सारी बार आप दूसरे लोगों के जो वर्क है उनका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और उनका इस्तेमाल करना उनके काम का इस्तेमाल करना उचित है यदि आप उसको आपकी जो आइडियाज के को बिल्टअप करने में, उसको उनको स्ट्रेंथन करने में आप उनका इस्तेमाल करते हो, तो वो काम करना गलत नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि आप दूसरों के काम को एक्नॉलेज करो, उनको आप क्रेडिट दो, और उसका प्रॉपर साइटेशन करो, है ना, उसको पूरी तरह से आप दिखाओ कि भाई आपने कहाँ से प्रेरित होकर या कहाँ से ये काम जो है लिया है, या कहाँ या कितना भाग आपने उसका उसका किस रूप में लिया है। ये बात एक्सेप्ट करना, और जिन्होंने मूल रूप से काम किया है, जिनका ओरिजिनल वर्क है, उनको क्रेडिट देना ये जरूरी है। लेकिन इसमें भी ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा शोध ही केवल और केवल दूसरों के काम पर टिका हो और उसमें आपका काम गौण हो। यदि ऐसा होगा तो आपका सिमिलरिटी इंडेक्स बहुत ऊपर होगा, और सिमिलरिटी इंडेक्स यदि बहुत ऊपर होगा, यदि प्लेजरिज्म चेक जो सॉफ्टवेयर्स हैं, या प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें यदि आपका आपका जो लेवल ऑफ सिमिलरिटी हाई आता है ना, तो उस केस में फिर आपको अपने वर्क को रिविजिट करना पड़ता है, अपने कंटेंट को आपको रिविजिट करना पड़ता है, और आपको अपने शोध को एक्सेप्टेड जो लेवल है सिमिलरिटी का, ठीक है, वहां तक आपको उसको लाना होता है। तब ये कहा जा सकता है कि आपका शोध जो है वो प्लेजरिज्म से परे है, साहित्यिक चोरी से परे है। तो साहित्यिक चोरी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के काम को रेफर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइडियाज को बिल्टअप करने में, आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथन करने में आप दूसरों के काम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दा ये है कि आप किस स्तर तक दूसरों के काम को इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर वन। और नंबर टू, कि आप जिसके काम का इस्तेमाल करते हो उसको आप अपने काम के रूप में ना दर्शाकर, आप ऑथर को, जो मूल ऑथर है, उसको आप ड्यू क्रेडिट दो, उसको आप एक्नॉलेज करो, और उसके काम को आप साइट करो। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म करते हैं, यहाँ से जिस जो भी आजकल PhD के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, या यूं कहें कि जहाँ भी रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी सिलेबस में इंक्लूडेड होता है, वहाँ पर इस एरिया से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत कॉमन और बहुत महत्वपूर्ण 5 प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारे प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, और ये जो सबसे कॉमन प्रकार है, ठीक है, इनकी चर्चा आगे फिर होगी जब हम सारे टाइप्स के प्लेजरिज्म को लिस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें यहाँ समझना चाहिए, एक होता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, सीधे साहित्य की चोरी। ठीक है, तो इसको हम कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म भी कहते हैं, है ना। इसको हम वर्बटिम प्लेजरिज्म भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम दूसरे का जो काम है उसको वर्ड बाय वर्ड कॉपी करके और हमारे काम के रूप में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम कहीं भी जो मूल कार्य जिसने किया है, हम कहीं भी उसको साइट नहीं करते हैं, है ना, कहीं भी हम उसका उल्लेख नहीं करते हैं। तो ये डायरेक्ट प्लेजरिज्म है। ठीक है, कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म की संज्ञा भी दी जाती है इसको, वर्बेटिम प्लेजरिज्म की संज्ञा भी दी जाती है इसको। एक है सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म में हम ये देखते हैं
कि ठीक है, आप अपने ही काम को अपने शोध में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको बचना किससे है? कॉपिंग और प्रोड्यूसिंग एन असाइनमेंट और रिसर्च इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ओन प्रीवियस वर्क। आपने अपने ही पुराने काम को और आपने नए के रूप में प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, जबकि आपको वहां पर ये मेंशन करना चाहिए कि भाई ये आपका इस समय का वर्क है, आपको साइट करना चाहिए अपने अपने प्रीवियस वर्क। फिर मोजाइक और पैचवर्क प्लेजरिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है? कोटिंग समवन एल्स वर्क विदाउट कोटेशन मार्क और चेंजिंग द लैंग्वेज। आप यूं का यूं, है ना, पैच उठा के लगा देते हो और उसको आप अपने कोट के रूप में प्रस्तुत कर देते हो, है ना। बहुत हद तक ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट प्लेजरिज्म के काफी आसपास है। निश्चित रूप से काफी समानता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं हम थोड़ा सा इसमें अलग हैं। यहाँ पर हम उसको कोटेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने कोट के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। मूल जो काम है उसका हिस्सा उठाकर और उसके हिस्से को यूं का यूं अपने काम के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इसके अंदर ये भी करते हैं कि हम उसमें लैंग्वेज और स्ट्रक्चर, इसमें कोई बदलाव नहीं करते, उसको यूं का यूं इस्तेमाल करते हैं। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म में ये होता है कि आप अनभिज्ञता में साहित्यिक चोरी कर रहे हैं, आप जानबूझ के उस वो नहीं कर रहे हैं। कई बार आप ये होता है कि साइटेशन भूल जाते हैं ना, आप साइटेशन, आपके दिमाग में कोई किसी तरह का इस तरह का मसला नहीं रहता कि भाई आप किसी दूसरे के काम को अपने काम के रूप में दिखाएं, लेकिन कई बार आप प्रॉपर साइटेशन जो है उसको भूल जाते हैं या मिस कोटेशन के शिकार होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है आउटसोर्सिंग कॉलिजनल और हायर्ड प्लेजरिज्म, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का प्लेजरिज्म है, साहित्यिक चोरी है। और इसमें क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम दूसरे से हमारा हमारा काम करवाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम उसको बदले में जैसे पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स पेइंग समवन एल्स टू राइट फॉर यू, है ना। आप अपने लिए लिखवाने के लिए, जैसे आपने कभी मेरे लिए शोध पत्र लिख दो, मेरे लिए एमफिल लिख दो या मेरे लिए पीएचडी लिख दो, जो भी है, मतलब आप कहीं न कहीं अकादमिक लेखन जो है वो दूसरे से पैसा देके करवा रहे हैं, तो वो मूल काम आपका नहीं है, वो मूल काम किसी और का है, ठीक है। जैसे एसए मिल्स है ना, वहां पे आपने पैसा दिया और वहां से एसए लिखवा लिए, है ना। फ्रेंड्स को दिया, या आपने क्या किया, किसी राइटर को हायर किया, किसी ब्लॉगर को हायर किया, ठीक है। तो उस तरह का जो प्लेजरिज्म है वो कह लेते हैं, आपने क्या किया कि सारा काम आउटसोर्स किया, वो मूल काम आपका है ही नहीं, है ना, ठीक है। इसको कोल्यूजनल और हायर्ड, हायर्ड मतलब आपने दूसरे से करवाया है, ठीक है। उस काम का ठेका आपने किसी दूसरे को दिया है, ठीक है। तो वो सब इसके अंदर आता है। और इन दिस टाइप द ऑथर आस्क्ड प्रोफेशनल एजेंट or institution to write an article, and then later on he or she claims that this is his or her own work, है ना। कि आप किसी दूसरे से, किसी प्रोफेशनल से या किसी संस्था से काम करवा रहे हो और आप उसको अपने काम के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, ठीक है। और जो बहुत सारे टाइप हैं, हमें ध्यान रखना है कि इनके नाम और इनके इनके जो मूल जो इनका अर्थ है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एक होता है क्लोन प्लेजरिज्म, है ना। तो ये प्लेजरिज्म जो है, क्लोन क्लोन मतलब आप जैसे आपने आपने आप जानते हो ना, जैसे क्लोनिंग, क्लोनिंग में क्या होता है, हूबहू जैसे आपका क्लोन बना देना, मतलब आपके जैसा हूबहू दूसरा व्यक्ति बना देना, ठीक है। तो इस यहाँ से ये शब्द आया है क्लोन, है ना। तो सबमिटिंग समवन एल्स वर्क which is just this transcribed as her or his own work, दूसरे के काम को आप अपने काम के रूप में प्रस्तुत कर, ठीक है ना। तो उसकी आपने क्या क्या कर लिया, उसकी क्लोनिंग कर दी है ना। वो जैसा काम था वो वैसा का वैसा आपने 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 उसको ट्रांसक्रिप्ट कर दिया है, ट्रांसक्राइब कर दिया है, ठीक है।
रीमिक्स प्लेजरिज्म, रीमिक्स प्लेजरिज्म में क्या होता है कि आपने मल्टीपल सोर्सेस यूज किए, ठीक है, और फिर आपने उसको ऐसे अरेंज कर दिया, उसकी ऐसी मिक्सिंग कर दी, है ना, अलग अलग जगह से चीजें ली और ऐसी मिक्सिंग कर दी जैसे वो यूं दिखे कि ये नहीं है ना। तो इस तरह का जो प्लेजरिज्म है वो रीमिक्स प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है। कॉपी कंट्रोल प्लस सी प्लेजरिज्म, या इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म, या इसको कहा जाता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म, या इसको कहा जाता है वर्बेटिम, है ना। तो ये जो प्लेजरिज्म है, इसमें क्या होता है, कॉपीइंग पैसेज फ्रॉम ए सोर्स विदाउट अ साइटेशन। आप क्या करते हो, सोर्स जो है उससे यूं का यूं पैसेज उठा लेते हो, पूरा का पूरा पैसेज उठा के, है ना, और आप अपने काम के रूप में दिखा देते हो, ठीक है ना। और जब इसी काम को आप कोटेशंस के रूप में दिखाते हो, ठीक है, तो फिर वो मोजाइक और पैचवर्क प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है डायरेक्ट प्लेजरिज्म में और मोजाइक या पैचवर्क प्लेजरिज्म में, है ना। हाइब्रिड प्लेजरिज्म में क्या होता है कि कंबाइन परफेक्टली साइटेड सोर्सेज विद द कॉपीड विदाउट साइटेशन, है ना। आप क्या करते हो कि एक तरह से क्या करते हो कि आप ये संक्रमण प्रकार का एक प्लेजरिज्म है, जिसमें आप क्या करते हो कि बहुत अच्छी तरह से जो साइटेड सोर्सेज है ना, उनको क्या करते हो, उनकी मिक्सिंग करते हो, ठीक है, और आप वहां पर साइटेशन की कॉपी नहीं करते। साइटेड वर्क है, उसको आप कॉपी कर रहे हो, लेकिन आप वहां पर साइटेशन की कॉपी नहीं कर रहे, खाली काम काम कॉपी कर लिया, काम किसने दिया था उसको आप कॉपी नहीं करते, ठीक है। फिर है फाइंड रिप्लेस प्लेजरिज्म। तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, केवल और केवल जो कीवर्ड्स उनके साथ खेलते हो, मतलब आप उसके अंदर क्या करते हो कि कोई जैसे फ्रेजेस हैं या कीवर्ड्स हैं वो बदल देते हो, ठीक है। लेकिन आप ये देखते हो कि ज्यादातर जो चीज है वो तो ठीक वैसी ही होती है जैसे जैसे प्राइमरी सोर्स में थी, है ना। तो इस प्रकार का जो प्लेजरिज्म होता है, ठीक है, वो कहलाता है फाइंड रिप्लेस प्लेजरिज्म। ये पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप इसके अंदर बेसिकली जो चेंज कर रहे हो, है ना, वो किस में कर रहे हो, कीवर्ड्स बदल दिए आपने, है ना, फ्रेजेस बदल दिए आपने, ठीक है। तो वो प्लेजरिज्म आता है फाइंड रिप्लेस प्लेजरिज्म में, ठीक है, कि आपने ढूंढा, है ना, कहाँ पे कीवर्ड्स है, आपने उनको रिप्लेस कर दिया, आपने ढूंढा कहाँ पर फ्रेजेस हैं, और आपने क्या किया, उनको सिमिलर फ्रेजेस से रिप्लेस कर, ठीक है। तो इस तरह का ना फाइंड रिप्लेस प्लेजरिज्म कहलाता है, ठीक है। जब आप बात करते हो कंट्रीब्यूटिंग ऑथर प्लेजरिज्म, तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जो ऑथर है और जो एडिटर है ना, जो आपके काम में सहयोग करते हैं, ठीक है, आप आप उनको सही तरीके से क्रेडिट नहीं देते हो। तो सिमिलरली, not crediting an author or editor who contributes to the work is considered this contributing author plagiarism, ठीक है। Even if someone edits your work, that makes significant changes in the process. यदि कोई आपके आपके कोई आदमी आपके काम को एडिट भी कर रहा है ना, तो भी आपको उसको काम को अक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके शोध में जो भी ऑथर कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको उसके काम को ड्यू क्रेडिट देनी चाहिए, अक्नॉलेज करना चाहिए। रिसाइकल प्लेजरिज्म, है ना। तो बहुत सारे नाम ऐसे मिलेंगे आपको जो काफी, मतलब उसमें डिफरेंशिएट जो है ना आपको कीवर्ड्स के आधार पे करना है, जो काफी सेम दिखेंगे। अब जैसे हम जानते हैं रिसाइकलिंग, मतलब एक चीज, एक जैसे प्लास्टिक से की बनी कोई चीज है, आपने उसका इस्तेमाल किया, हाँ, ठीक है, वो खराब हो गई, आपने क्या किया, वापस उसको रिसाइकिल कर लिया, है ना। तो द यूज ऑफ देयर ओन वर्क, आपने अपने ही काम को क्या किया, थोड़ा सा उसमें चेंज किया और वापस उसको पब्लिश कर, ठीक है, जबकि वो ऑलरेडी पब्लिश है ना। आपने क्या किया, नया काम के रूप में जो काम आपने पब्लिश करवाया, वो काम वास्तव में नया नहीं था, वो काम काम पहले पब्लिश हो चुका, आपने क्या किया, उस केवल और केवल उसको रिसाइकल करके पब्लिश कर दिया। देन मैश अप पब्लिकेशन,
ब्लेंडिंग द कॉपीड मटेरियल व्हिच इज टेकन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, बहुत सारे जगह से आप क्या करते हो, मटेरियल कॉपी करते हो, और कॉपी करते हो उसकी मिक्सिंग ऐसी कर देते हो कि वो ऐसा लगे कि भाई ये कहीं से उठाया हुआ नहीं है ना। तो उसको बोलते हैं मैशअप। मैशअप मतलब सब घालमेल कर देना, है ना। तो आपने जगह जगह से चीजें उठाई और आपने अपने तरीके से उसको अरेंज करी, केवल आपने अरेंज किया बस, है ना। 404 एरर प्लेजरिज्म, ठीक है, इंक्लूड्स कोटिंग नॉन एग्जिस्टेंट और इनएक्यूरेट सोर्स, है ना। आपने उस आपने अपने शोध में ऐसा कोट दिया है और उसका स्रोत भी दिया है, जबकि वास्तव में वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आपने खुद ने ही कोट बना लिया और खुद ने ही स्रोत बना लिया, ठीक है, जबकि वास्तव में वो सोर्स जो है वो है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो वो है 420 एक तरह की, है ना। तो ये 404 एरर प्लेजरिज्म कहलाता है, ठीक है। फिर देखो एग्रीगेटेड प्लेजरिज्म, है ना। तो इफ योर पेपर इज बेस्ड ऑन अनदर पेपर एंड यूजेस द सेम आइडिया एंड सेम सोर्स, ये ध्यान रखना। आपने क्या किया, आइडिया भी वही पिक किया, सोर्स भी वही पिक किया, खाली उसकी रिफॉर्मेटिंग कर दी, है ना। तो एक इसको कहते हैं एग्रीगेटेड प्लेजरिज्म, ठीक है ना। तो इट मे बी एग्रीगेटेड प्लेजर दिस रीराइटिंग द लैंग्वेज used language used does not make the paper or essay is unique। केवल और केवल आप यदि भाषा को दोबारा लिख देते हो, इसका मतलब ये कभी नहीं समझना चाहिए कि आपका काम मौलिक है और आपका काम नया है, ठीक है। बोरोड प्लेजरिज्म, है ना। तो इट इज ऑल्सो प्लेजरिज्म टू बोरो एसे फ्रॉम फ्रेंड्स, ठीक है। आपने दोस्तों से उधार मांग लिया, ठीक है, और उसको आपने अपने नाम से पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो वो बोरोड, बोरोड मतलब किसी दूसरे से उधार में लेना, है ना, ठीक है। एंड यू मे हैव द ओल्डर फ्रेंड्स हु हैव टेकन अ कोर्स इयर्स बिफोर, है ना। आपने देखा कि कुछ पुराने मित्र हैं जिन्होंने जिस कोर्स को आप आज कर रहे हो, उनसे आपने क्या किया, उनसे आपने उनके असाइनमेंट्स ले लिए, कोर्स, है ना, जो गृह कार्य जमा कराने पड़ते हैं, आपने उनसे वो ले लिए और उनकी कॉपी करके उसको जमा कर दिया कि भाई ये मेरा असाइनमेंट है ना। तो वो उस तरह का जो प्लेजरिज्म होता है, वो बोरोड प्लेजरिज्म होता है। जैसे मान लीजिए कि आप आज कहीं पे मास्टर्स कर रहे हैं और वहां पे मान लीजिए फील्ड वर्क है और उस फील्ड वर्क की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई 5 साल पहले हमारा सीनियर बैच जो है वो इसी फील्ड में गया था और उन्होंने इसी पर शोध जमा कराया था। आपने क्या किया कि उनसे उनका शोध ले लिया और उसको अपने शोध के रूप में या अपनी रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। वो भी एक तरह का प्लेजरिज्म है ना, ठीक है। अब फिर आता है कोलैबोरेशन प्लेजरिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार एक जो प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारे लोग कोलैबोरेट करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, है ना। तो इसमें कई बार क्या होता है, कई जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों, क्योंकि ये तो मिला जुला काम है, बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार कोई एक और दो आदमी जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो काम हुआ है उसको पूरी तरह से अपने काम के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, और जो उनके साथी लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जूनियर्स हैं, ठीक है, या जो भी है, वो उनको ड्यू क्रेडिट नहीं देते, ठीक है। और ऐसा बहुत सारी बार होता है, बहुत कॉमन है ये, क्योंकि हम देखते हैं कि देयर इज अ पावर डिफरेंस बिटवीन बिटवीन गाइड एंड रिसर्चर, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि भाई कोई भी काम रिसर्चर ने किया और गाइड ने क्या किया कि जो काम है उसको अपने काम के रूप में पब्लिश किया, ठीक है। या क्या किया कि एक 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 जॉइंट प्रोडक्ट लिया जिसमें आपके आपके स्टूडेंट्स और आप मिलकर काम कर रहे हो, और जब उसको पब्लिश करवाया तो आपने उसको अपने नाम से पब्लिश करा दिया, स्टूडेंट्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, उनको आपने क्रेडिट ही नहीं दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म, इसकी बात हमने पहले भी की थी। इसमें सीधा सीधा बात है कि भाई अपने ही पुराने काम को आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आप उसका कहीं कोई एक्नॉलेजमेंट और कोई साइटिंग नहीं कर रहे हो। और जबकि जो लोग हैं वो ये सोचते हैं, जो आपके नए काम को पढ़ रहे हैं, कि आप उसमें कुछ नया काम दे रहे हो, है ना। उनकी उम्मीद ये होती है, ठीक है। लेकिन आप वास्तव में ओरिजिनल वर्क जो है, ठीक है, वो नहीं दे रहे हो, जबकि पहले जो आपका वर्क था, हाँ, पहले वाला वर्क आपका ओरिजिनल हो सकता है,
आपने क्या किया कि उसी को रीअरेंज करके और आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो। मोज़ाइक और पैचवर्क प्लेजरिज्म भी हमने हमने अभी किया था, जब हम 5 महत्वपूर्ण प्लेजरिज्म्स की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया, फ्रेजेस को, पैसेज को, आइडियाज़ को, है ना? कॉपी कर लिया डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, है ना? और उनको एक साथ प्रस्तुत कर दिया और ऐसे आपने उसको इस तरह से डिज़ाइन कर दिया कि वो ऐसे लगे कि नया टेक्स्ट, है ना? तो इस तरह का जो 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 प्लेजरिज्म है, उसको हम मोज़ाइक या पैचवर्क प्लेजरिज्म कहते हैं, ठीक है? और it includes the slightly rephrasing passages while keeping many of same words and structure as original. अब इसमें क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा फ्रेज जो रिफ्रेजिंग कर देते हैं ना, आप जो चीजें हैं उनको आप दोबारा से थोड़ा सा घुमा कर उसको लिख देते हैं कि वो पहले जैसा ना दिखे, लेकिन वास्तव में वो जो ओरिजिनल वर्क है, एक तरह से ये देख लीजिए कि वो उसकी इनडायरेक्ट कॉपी है ना? ग्लोबल प्लेजरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि मीन्स सबमिटिंग एन एंटायर वर्क ऑफ अदर्स। आपका कुछ है ही नहीं, सारा काम दूसरों का है और आपने उसको अपने काम के रूप में में दिखा दिया, और ये बिल्कुल अलग तरह का प्लेजरिज्म है, ठीक है? जिसमें पूरी चीज हूबहू कॉपी हो रही है और पब्लिश करवाने वाला जो है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो पूरे काम को ऐसे पब्लिश करवा रहा है जैसे कि ये उसी का काम है ना? और हम ये देखते हैं कि इस तरह की जो जो प्लेजरिज्म है वो बहुत खतरनाक है, बहुत गंभीर है ना? और ये ज्यादातर केसेस में डेलिबरेट अटेम्प्ट होते हैं, जानबूझकर किए जाते हैं, ठीक है? पैराफ्रेजिंग जो प्लेजरिज्म है उसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो कि रीफ्रेज कर रहे हो, है ना? ठीक है, रीफ्रेजिंग करके और आप क्या कर रहे हो, दोबारा किसी टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, और आप जिसका मूल काम है उसको साइट नहीं कर रहे हो, है ना? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, ये सबसे कॉमन, ठीक है? और हम देखते हैं एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, जैसे नाम से ही पता लगता है ना? एक्सीडेंटल मतलब ये एक तरह से दुर्घटनावश हो गया, ठीक है? आप नहीं चाहते थे। तो अनइंटेंशनली जो प्लेजरिज्म होते हैं वो एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप दूसरों के काम को या अपने ही पुराने काम को इस्तेमाल तो करते हो, लेकिन कहीं भी आप इस ध्येय से नहीं करते कि भाई मुझे साइट नहीं करना, ठीक है ना? तो वो इस्तेमाल कर जब आप करते हो उसको, तो या तो आपके दिमाग में ये होता है कि हाँ भाई मैं इसको साइट कर दूंगा, है ना? और या फिर क्या होता है कि जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको संज्ञान ही नहीं होता कि ये काम जो है ये आपका नहीं था, आपको तो इसको साइट करना था, ये तो किसी और का काम था, ठीक है? हम देखते आउटलाइन और रीट्वीट प्लेजरिज्म, है ना? अब इसमें जैसे आउटलाइन, है ना? तो आउटलाइन बदली, ठीक है? केवल बाहरी रूपरेखा बदली, अंदर का सब माल मसाला वही, ठीक है? तो सिमिलरली यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर विथ न्यू इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड द प्लेजरिज्म, है ना? तो सारा सारा मतलब जो खाका है वो तो वो का वो है ना? खाली आपने क्या किया, उसका उसका ऐसे लगा कि जैसे आपने आवरण बदल दिया हो खाली, है ना? तो बेसिक आइडिया वही है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है ना? आपने क्या किया, उसमें कुछ नई सूचनाएं डालकर और ऐसे प्रस्तुत किया उसको जैसे वो नया हो, जबकि वास्तव में वो नया नहीं है ना? तो इसको कहते हैं कि या तो यूं कहें इसको हम आउटलाइन प्लेजरिज्म, और या हम इसको रीट्वीट प्लेजरिज्म की संज्ञा देते हैं, ठीक है? फिर देखिए बिब्लियोग्राफी प्लेजरिज्म, बहुत सारी बार हम ये देखते हैं कि शोध में दूसरों की जो बिब्लियोग्राफी है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, ये भी एक तरह का प्लेजरिज्म है, ठीक है? तो इफ यू यूज द बिब्लियोग्राफी फ्रॉम अनदर पेपर, दूसरे का पेपर है, आपने क्या किया, उससे उठा के बिब्लियोग्राफी आपने अपने अपने काम के अंदर डाल दी, ठीक है? और इसमें एक और देखिए आप कि इवन इफ यू राइट अ पेपर दैट इज यूनिक एंड हैज अ डिफरेंट थीसिस, द रिसर्च इज नॉट योर्स, उसके बावजूद भी, है ना, आपने यूनिक पेपर लिखा है ना, डिफरेंट आपके थीसिस भी डिफरेंट आई है, लेकिन फिर भी यदि आपने कहीं से बिब्लियोग्राफी जो है वो यूं की यूं कॉपी करके डाल दी, तो ये भी प्लेजरिज्म के अंतर्गत आ जाए, ठीक है? सोर्स प्लेजरिज्म, है ना? ये एक ऐसा प्लेजरिज्म है जिसमें क्या होता है कि
ऑथर जो है वो प्रीवियस आर्टिकल्स को के साइटेशन के बिना बिना क्या करता है उसको इस्तेमाल करता है। दिस टाइप ऑफ प्लेजरिज्म यूजेस प्रीवियस आर्टिकल्स साइटेशंस विदाउट एक्चुअली रीडिंग द सोर्स, है ना। तो आप क्या करते हो कि जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरे रिसर्चर ने किसी राइटर को कोट किया, है ना, आपने क्या किया, उसी वहां से वो लेकर और अपने आर्टिकल में उसको वैसा का वैसा कोट कर दिया, जबकि वास्तव में आपने ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ा ही नहीं। तो जो समरी बनाई थी, है ना, ठीक है, या जो जिस्ट निकाल के लाया था मूल आर्टिकल का, वो कोई और था। और आपने क्या किया, उसके द्वारा जो समरी बनाई गई, जस्ट निकाल के लेके आया गया, या यूं कहें कि उसने 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 जो जो रिव्यू किया, लिटरेचर रिव्यू किया, उसको आपने आपने वहीं से उठाकर और अपने शोध में काम ले लिया। आपने मूल जो काम है उसको देखा ही नहीं। मूल काम जो है ना, सोर्स जो है, सोर्स तक आप गए ही नहीं। हाँ, यदि आप वहां से, आपको यदि कोई साइटेशन अच्छा लगा, आप उस साइटेशन पे वहां पे आपको नाम मिलेगा ऑथर का, कि भाई उसका क्या आइडिया उसने उसने दिया, है ना, तो वो आइडिया आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करेंगी, वहां का साइटेशन देखकर और वहां पे जो रेफरेंस दिया हुआ है, आप उस रेफरेंस को ओरिजिनल जो जो राइटिंग है, जहाँ पे वो ओरिजिनली वो रेफरेंस जहाँ पर है, वहां पर जाइए और उसको देखिए, फिर पढ़िए और फिर उसको मेंशन करिए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हाँ वो सोर्स प्लेजरिज्म नहीं है। अदरवाइज यदि आपने, जैसे मान लीजिए कि मेरे मेरे किसी आर्टिकल में मैंने किसी के काम को साइट किया, ठीक है, और मेरे दूसरे साथी ने क्या किया, वहीं से वो काम यूं कहीं उठा के और अपने काम में साइट कर दिया, तो हमें ये लगे कि नहीं, ये तो साइट हो रखा है भाई, यहाँ तो लिखा हुआ है कि ये किसका काम है। अरे लिखा हुआ तो है, बट रिव्यू आपने नहीं किया है, उसका रिव्यू तो किसी और ने किया था, आपने उसके रिव्यू को चुरा लिया है। तो ये सोर्स प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी सोर्स प्लेजरिज्म में क्या ये देखते हैं कि इफ योर पेपर मेंशंस प्राइमरी सोर्सेस एंड साइट्स दोज प्रॉपर्ली, आप देखते हैं कि आपके पेपर में कुछ चीजें प्राथमिक स्रोत के रूप में दिखाई गई है ना, और उसको आपने प्रॉपर्ली साइट भी किया है ना, बट देन यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज विदाउट साइटिंग देम। लेकिन वास्तव में आप क्या कर रहे हो कि सेकेंडरी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेकर और वो आप वहां पर दिखा रहे हो, और आप उसको साइट नहीं कर रहे हो, है ना। यू आर कमिटिंग सेकेंडरी सोर्स प्लेजरिज्म इफ यू आर डूइंग सो। यदि आप ऐसा करते हो तो ये सेकेंडरी सोर्स प्लेजरिज्म है, ठीक है। तो if your paper mentions primary sources and cites those properly, है ना, प्राइमरी सोर्सेस के रूप में साइट किया आपने उनको, ठीक है, बट देन यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस, जबकि आप वो वास्तव में प्राइमरी सोर्स से इंफॉर्मेशन थी नहीं, वो तो द्वितीयक स्रोत से प्राप्त सूचना थी, और आपने उसको प्राथमिक स्रोत के रूप में दिखाते हुए उसको साइट भी किया है ना, लेकिन आपने द्वितीयक स्रोत को साइट नहीं किया, जहां से वास्तव में मूल रूप से इंफॉर्मेशन आपने ली है, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि भाई प्लेजरिज्म को से बचे कैसे, ठीक है। आपने देखा बहुत तरह का प्लेजरिज्म है, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि यार कदम कदम पे प्लेजरिज्म का खतरा बनता है ना, तो फिर शोध कैसे करें, कैसे बचे प्लेजरिज्म से, बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए ये बात है कि कोट एंड पैराफ्रेजिंग, ठीक है, जब भी आप कोटेशंस यूज करते हैं, है ना, या जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं, तो आप बचिए कि आप दूसरे के कोट को अपने कोट के रूप में ना दर्शाएं, ठीक है। आप कोई फाल्स कोट बनाकर और कोई फाल्स रेफरेंस बनाकर उसको प्रस्तुत ना करें, ठीक है। आप किसी भी जो पहले से मटेरियल है ना, उस मटेरियल के आइडिया और स्ट्रक्चर को सेम रखते हुए, है ना, और थोड़ा बहुत भाषा में थोड़ा बहुत चेंज करके और पैराफ्रेजिंग जो है वो उससे बचें, क्योंकि इस तरह की पैराफ्रेजिंग जो है वो क्या करेगी, वो आपके कंटेंट को प्लेजरिज्म कंटेंट के रूप में प्रस्तुत करेगी, ठीक है। साइट द ओरिजिनल सोर्स, हमेशा ध्यान रखिए। आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं, आपने किसी आर्टिकल में देखा
किसी का काम और आपको पसंद आया, ठीक है, तो आप ये नहीं कि आप वहां से वो चीज लेकर और जहां पर वो मेंशन की गई है उसका सोर्स दे दें, जबकि ऑथर ये दिखा रहा है कि भाई उसने ये आइडिया कहाँ से लिया, है ना, और उसने ये स्ट्रक्चर कहाँ से लिया, इसको मूल देने वाला कौन है, वो साइट कर रहा है उसको। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको साइट नहीं करके और अभी जो ऑथर है उसको साइट कर रहे हो। एक तो ये संभावना बनती है। दूसरा संभावना ये बनती है कि आपने क्या किया, वहां से यूं की यूं चीज ली और अपने शोध में काम ले, ठीक है, वही वही आइडियाज और वही स्ट्रक्चर लिया और वही जो मूल लेखक है उसको उसको उसका आपने साइटेशन कर दिया, जबकि वास्तव में आप मूल लेख पर गए ही नहीं। आपने जो मूल लेखक था उसके काम को पढ़ा ही नहीं। आपने तो जिस जो दूसरे ने रिव्यू किया उसी को अपने काम में चिपका दिया। ठीक है, प्रेजेंट योर ओन आइडियाज। हमेशा आप कोशिश करिए जब शोध करते हैं कि भाई आप अपने आइडियाज बिल्टअप करिए। आपके आइडिया फॉर्मेशन हो सकता है कि दूसरों के आइडिया को इस्तेमाल करके की गई हो, उसको एक्नॉलेज करते हुए चलिए, लेकिन कम से कम अपने ऑन आइडियाज बिल्टअप करिए, है ना, और उनको अपने शोध में प्रस्तुत करिए, क्योंकि उम्मीद की जाती है हर एक शोध से, है ना, चाहे वो एक आर्टिकल ही क्यों ना हो, है ना, ठीक है, ये उम्मीद की जाती है कि कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस नॉलेज नहीं है ना, और यदि रिप्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस नॉलेज है तो प्लेजरिज्म है। ठीक है, फिर दूसरी बात होती है यूज प्लेजरिज्म चेकर्स। एक तरीका ये है कि भाई बचने का, कि भाई जो चौथी की है, कुंजी है, वो ये है कि आप अपने काम का प्लेजरिज्म चेक करें। ठीक है, देन लिव योर रिसर्च। अपने शोध के साथ जिए। आप यदि अपने साथ शोध के साथ जिएंगे तो ओरिजिनल वर्क जो है उसको देने की आपकी लालसा होगी। और आप यदि अपने शोध को बर्डन मानेंगे, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको खाना पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और तभी आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं प्लेजरिज्म के शिकार होंगे। आप दूसरों के काम को इस्तेमाल करके और अपने हाथ में जो रिसर्च है उसको पूरा निपटाने की कोशिश करते हैं। बी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर रिसर्च वर्क। अपने जो शोध का काम है उसके प्रति ईमानदार रहिए और समर्पित रहिए आप। ठीक है, एक्नॉलेज पीपल। लोगों को आप, जिन्होंने आपकी मदद की, है ना, उनको एक्नॉलेज कीजिए। ठीक है, जिन संस्थाओं ने आपकी मदद की उस उनको एक्नॉलेज करिए। एंड द वर्क विच यू फाइंड यूजफुल। और जो भी काम आपको लगा कि वो आपके शोध से संबंधित है और काम आ सकता है ना, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से आपने काम में लिया हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से काम लिया हो, उसको भी एक्नॉलेज करिए, है ना, और जहां जरूरत हो साइटेशन जो है वो जरूर दे, जरूर दे, है ना। यही तरीका है कि आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये देखते हैं कि दास और पंजाबी जो है, ठीक है, वो किस रूप से बताते हैं कि भाई हम प्लेजरिज्म को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो 2011 में जो दास और पंजाबी का काम आता है उसमें बताते हैं ऑलवेज एक्नॉलेज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ आइडिया, टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस। हमेशा ध्यान रखिए कि जो मूल स्रोत है ना, जहां से आपने अपने आइडिया लिया है, विचार लिया है, टेक्स्ट लिया है ना, या इलस्ट्रेशन जो उन्होंने इलस्ट्रेट किया, जो समझाया उसको लिया है, तो आप उसको एक्नॉलेज करिए, है ना। आप ये दर्शाइए कि ये आपने उनसे लिया है, साइट करिए, एक्नॉलेज करिए। नंबर 2, एनक्लोज विद इन कोटेशन मार्क all the text that has been copied verbatim from another source। ठीक है, एनक्लोज विद इन कोटेशन मार्क, है ना, कोटेशन मार्क के अंदर आप दर्शाइए ऑल द टेक्स्ट दैट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम अनदर वर्क। यदि कहीं से पूरा पूरा काम आपने कॉपी किया, ठीक है, और जैसे आपने आपने मान लीजिए कोई 4 लाइनें कॉपी की, तो आप इन्हें आपने हूबहू कॉपी किया है, तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में देके और आप ये बताइए कि आपने ये कहाँ से कॉपी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बार आप क्या करते हो, जो पुराने दिए गए काम है उनको पढ़कर उनका सार निकालते हो, ठीक है, और उसको फिर आप रीराइट करके, है ना, और उसको आप दर्शाते हो और उसके लिए आप साइट करते हो कि आपने मूल रूप से कहाँ से लिया। ठीक है, ये भी एक तरीका। दूसरा ये है कि कई बार आप क्या करते हो, हूबहू उसका कुछ भाग लेते हो टेक्स्ट का, है ना, ठीक है,
और उस हूबहू भाग को फिर आप यदि लेते हो तो आप उसको 100% इस बात का ध्यान रखिए का आप उसको कोटेशन मार्क्स के द्वारा दर्शाएं और वहां पर साइट करें कि आपने कहाँ से लिया। तीसरी बात आती है व्हेन पैराफ्रेजिंग, यूज योर ओन वर्ड्स। जब आप पैराफ्रेजिंग करते हो, है ना, जब आप किसी दूसरे के आइडियाज को जब आप थोड़ा सा उसको री मॉडिफाई करके प्रस्तुत करते हो, तो ध्यान रखें कि आप उसको अपने खुद के शब्दों में, ठीक है, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रस्तुत करिए। When not sure if the idea or fact they wish to include is common knowledge, है ना, तो साइट रेफरेंसेस। आप यदि इस बात से श्योर नहीं हो कि भाई आपने जो लिखा है ना, क्या वो एक सामान्य ज्ञान की बात है क्या, इस बात से आपको यदि पूरा पता नहीं है, तो आप उसको मेहरबानी करके आप उस काम को साइट करें। ठीक है, वन मस्ट साइट रेफरेंसेस एक्यूरेटली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सही साइट करिए। द राइटर मस्ट रीड द इलस्ट्रेशन टू टू ऑथर्स टू नो व्हाट स्टाइल दे नीड टू यूज, है ना। तो इसमें बहुत सारी वैंकूवर स्टाइल है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग है, बहुत सारे तरह की रेफरेंसिंग है। ठीक है, आप ले कोई भी सकते हैं, ठीक है, उसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए आपके पास कि आपने पर्टिकुलर स्टाइल रेफरेंसिंग की क्यों, है ना, अर्थात जो आप रेफरेंसेस दिखाते हो उसके लिए आपने पर्टिकुलर तरीका क्यों अपनाया। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है when not sure if the idea or fact they wish to include is common knowledge। ठीक है, साइट रेफरेंसेस। आप यदि ये श्योर नहीं हो कि आपने जो आइडिया लिया है क्या वो सामान्य ज्ञान है क्या, तो फिर भैया उस केस में आप 100% साइट करिए। ठीक है, then avoid writing multiple separate articles if he can present a large complex study in a cohesive manner in a single article। यदि आप पूरी की पूरी शोध को और उसके सारे निष्कर्षों को सार के रूप में एक आर्टिकल में देना चाहते हैं, तो फिर आप उस शोध के जो भाग हैं उनको अलग अलग करके अलग अलग आर्टिकल्स के रूप में मत दिखाइए। और यदि आपने उनको अलग अलग करके अलग अलग, जैसे मान लीजिए साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और आपने क्या किया, जैसे जैसे रिजल्ट आते गए आप उनके इंटरप्रिटेशन के साथ में पेपर पब्लिश करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, बहुत सारे पेपर आपने पब्लिश किए, 5 किए, 6 किए, वॉट एवर इट इज, है ना, लेकिन अब फिर क्या कर रहे हैं आप कि जितना भी काम आपने पब्लिश किया, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि आप जब आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया तो पूरे को एक आर्टिकल के रूप में लिख रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने 6 आर्टिकल पहले पब्लिश कराए अलग अलग डायमेंशन पर, अलग अलग जो जो पक्ष हैं आपके एक्सपेरिमेंट के उसके ऊपर, और बाद में क्या किया कि पूरे एक्सपेरिमेंट का एक इंटीग्रेटेड आर्टिकल भी प्रस्तुत कर दिया। तो जो इंटीग्रेटेड आर्टिकल आपने प्रस्तुत किया, वो इंटीग्रेटेड आर्टिकल तो भाई वो बातें तो सारी पहले ही पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, अगर दूसरा है कि अलोंग विथ द मैन्युस्क्रिप्ट submit a cover letter to the editor, ठीक है, clearly stating any instances of overlapping from previous publications and asking for advice। ठीक है, आप अपना जब किसी को आर्टिकल पब्लिश होने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं, है ना, तो उसके साथ एक कवर लेटर भी सबमिट कीजिए एडिटर को, है ना, जो जो इसको जिसको अधिकार है कि वो आपके आर्टिकल को पब्लिश करे या ना करे, एडिटर जो जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी का भाग होता है ना। ठीक है, तो आप क्या करिए, एडिटर को कवर लेटर लिखिए और उसको क्लियरली बताइए, है ना, उसको साफ साफ बताइए कि भाई कहीं पर कोई इसमें अध्यारोपण है क्या, ठीक है, आपके पुराने कामों का, है ना, और यदि है तो आप उनसे एडवाइस मांगिए कि भाई क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या, या मैं किस रूप में उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर एक बात आती है कि इफ unintentionally using somebody else idea or text, आपका कोई कोई मानस नहीं था कि आप दूसरे के काम को इस्तेमाल करें, लेकिन आप अनभिज्ञता में आपसे हो गया, है ना, और आपने विदाउट अप्रोप्रिएट रेफरेंसिंग, और आपने उसके रेफरेंसिंग भी नहीं की है, टू राइट टू द एडिटर ऑफ द जर्नल फॉर एडवाइस, तो आप फिर उसमें आप एडिटर से एडवाइस लीजिए कि भाई ये गलती से मुझसे हो गया, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जो जर्नल होता है उसके अगले अंक में, है ना, या कई बार डिस्क्लेमर आ जाता है ना, कई बार ये आ जाता है भाई ठीक है,
ये गलती से हो गया था, है ना? ठीक है, ये चाहा नहीं गया था। कई बार हम देखते हैं कि अखबार में कोई चीज़ गलत छप जाती है, तो दूसरे दिन आती है कि भई इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा जाए, है ना? तो उसमें भई ये छूट गया था, है ना? इसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे, ये अनइंटेंशनली जो आपसे प्लेज़रिज़्म हुआ है, साहित्यिक चोरी हुई हुई है, आप करना नहीं चाहते थे, तो आप इसमें उसको अपनी जो गलती हो गई, उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? हम देखते हैं कि इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे तरह के प्लेजरिज्म होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं इसके। हम सामान्य बात बात करें तो सब में एक ही बात निकल के आती है कि किसी भी रूप में साहित्यिक चोरी जो है वो स्वीकार्य नहीं है। ठीक है? टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म यही बताते हैं कि देखो इस तरह से साहित्यिक चोरी यदि होती है तो उसको इस प्रकार का प्लेजरिज्म कहते हैं। इस तरह की साहित्यिक चोरी होती है तो उसको इस प्रकार का प्लेजरिज्म कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह की साहित्यिक चोरी में शामिल होने से बचना चाहिए। ठीक है? और उसको बचने के सिंपल हमने उपाय भी देखे क्योंकि हमने ये भी देखा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है? इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसके दुष्परिणाम इतने खतरनाक भी हो सकते हैं कि आपको अपनी अपना जो जॉब है उससे भी हाथ धोना पड़े। हो सकता है कि आपको 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 लीगल रिपरकशंस फेस करने पड़े, है ना? आपको 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 आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। ठीक है? ये भी हो सकता है कि आपको आपको जुर्माना देना पड़े, ठीक है? आपके पास फाइनेंशियल पेनल्टीज़ आ जाएँ, है ना? तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अकादमिक लेखन की बात करते हैं, ठीक है? तो अकादमिक लेखन में हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी दूसरे के आइडियाज़ या दूसरे के काम या दूसरे की सूचना का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका प्रॉपर साइटेशन होना चाहिए, ठीक है? और हर एक शोध में ये उम्मीद की जाती है कि कुछ नया प्रस्तुत हो। तो हमेशा ध्यान रखें शोध में कि एक सीमा तक ही आप दूसरों के आइडियाज़, दूसरों की संरचना, दूसरों के काम का इस्तेमाल करें, एक सीमा तक, ठीक है? और करने के साथ-साथ उसको आप प्रॉपर तरीके से साइट करें, है ना? प्रॉपर रूप तरीके से आप अपने 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 शोध कार्य में उसको दर्शाएँ कि ये काम कहाँ से लिया गया है। लेकिन ये भी एक सीमा तक ही अलाउड है, ठीक है? उससे उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी जो काम है, उसमें लेखक का मौलिक काम झलकना चाहिए कि ये लेखक जो है उसने अपना मूल काम किया है। थैंक यू।